नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये एक स्पेशल डिस्कशन हमने आपके लिए प्लान किया है दो ऐसे पर्सन्स के साथ जिन्होंने मार्केट और मैक्रो वॉलेटिलिटी को बहुत लंबे समय तक एनालाइज किया है। आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी जी हमारे साथ मार्केट्स को एनालाइज करने के लिए आज जुड़ रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ा मैक्रो इशू इस समय कंट्री की इकोनॉमी पर और मार्केट दोनों के ऊपर मंडरा रहा है वो है सडन रुपी वीकनेस। इनफैक्ट आज 77.5 टू द डॉलर का रीडिंग हमने देखा। जयेश मेहता एमडी कंट्री ट्रेजरर बैंक ऑफ अमेरिका के हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। मिस्टर मेहता, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। इंडियन करेंसी बाकी बहुत सारी देश वर्ल्ड की इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के कंपैरिजन में काफ़ी रेजिलिएंट रही लास्ट कुछ महीनों से, लेकिन अभी कुछ लास्ट हफ्तों से कुछ दिनों से सडन वीकनेस सी नज़र आ रही है। आपके हिसाब से ये इन्वेस्टर्स के लिए और सिटीजन्स के लिए कितना चिंता का विषय है? नहीं, अभी जो चल रहा है वो तो पूरा वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है। सो फ्रैंकली अपने यहाँ पे अक्टूबर तक तो आपका एफपीआई का फ्लो आ रहा था, उसके बाद में एफडीआई का फ्लोज भी कंटिन्यूड था और ट्रेड भी अपना ठीक ही चल रहा था। बट विद दिस यूक्रेन एंड ऑयल का प्राइस यहाँ जाने पे मतलब 110 120 और वो भी पता नहीं है आगे जाके क्या है कि भैया 100 पे सेटल होगा या 130 पे सेटल होगा, किसी को कुछ आइडिया है नहीं। एंड उसके साथ साथ डॉलर स्ट्रेंथनिंग भी हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट भी अपना बढ़ रहा है। तो वो सब चीज जो है वो लास्ट 1-1.5 महीने में मतलब मार्च के बाद एक्यूमुलेट हो गई है। तब तक तो ठीक ही चल रहा था अपना, मतलब इवन दो थोड़ा एफपीआई का आउटफ्लो था अक्टूबर से, बट एफडीआई फिर भी ठीक आ रहा था। एंड अपना कोई एडिशनल ट्रेड में पेन नहीं था, मतलब 2.5 2.6 फिस्कल डेफिसिट मैनेजेबल था। अभी तो 3 के ऊपर दिख रहा है, तो थोड़ा स्ट्रेन वहां पे आ जाता है। तो उसके कारण नाउ वी आर विद द वर्ल्ड, बाकी इमर्जिंग मार्केट की तरह हमारा भी डेप्रिशिएट हो रहा है, बट मोर इम्पोर्टेंटली डॉलर स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। सो आप डॉलर इंडेक्स देखिए तो इट इज एट ऑल टाइम हाई। तो वो जब तक डॉलर स्ट्रेंथनिंग चलेगा और जब तक उनका रेट हाइक चलेगा, डॉलर स्ट्रेंथनिंग तो चलते रहेगा। तो अभी पता नहीं है कहाँ रुकेगा, क्या रुकेगा, वो कुछ आइडिया नहीं है अभी तो। अच्छा मेहता, बट हिस्टोरिकली आपने बहुत सारे ऐसे फेजेस देखे होंगे जब डॉलर रैली होता है, बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसी पे प्रेशर डालता है, लेकिन प्रीवियस फेजेस में जो इकोनॉमी का हाल था हमारी और इस समय जो इकोनॉमी का हाल है, जो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे हैं, उसमें आपको थोड़ा एक स्ट्रेंथ दिख रहा है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ समय तक तो एटलीस्ट? नहीं, डेफिनेटली। सो अपना फॉरेक्स रिजर्व जो 2013 में हुआ था और वर्सेस नाउ क्वाइट कंफर्टेबल सिचुएशन पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा एक तो रिजर्व तो सबको दिख ही रहा है, तो वी आर मतलब 12-14 महीने का अपना इंपोर्ट कवर ऑलरेडी है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा एक चेंज जो हुआ है, जो अपने एक्सपोर्टर्स जो है, वो पहले क्या था, आउटराइट फॉरवर्ड अच्छा रेट आता तो बेच देते थे। जब भी फिर करेंसी डिप्रीशिएट होता था, उनके पास बेचने को डॉलर होते नहीं थे। अभी क्या है, मेजर वंस जो बड़े वाले हैं वो लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो अभी अगर उनके पास, बिकॉज उन्होंने ऑप्शन में फ्यूचर में हेज किया हुआ है, तो अभी फिलहाल जब करेंसी डिप्रीशिएट होता है तो उनके पास डॉलर होते हैं बेचने के लिए, तो वो एक भी अच्छा रिस्पाइट स्पीड ब्रेकर आ जाता है। वो स्पीड ब्रेकर ही रहता है, बट स्पीड ब्रेकर आ जाता है। पहले क्या था कि उन्होंने ऑलरेडी बेच दिया है फॉरवर्ड में, तो फिर जब डिप्रीशिएट होता था उनके पास होता नहीं था डॉलर बेचने को, तो पूरा खाली आरबीआई के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। अभी अभी भी फिलहाल लगता है हर एक हाई न्यू हाई पे you will see exporters coming and sell something of their dollars which they have not sold it, they have sold it and they just bought an options for that. राठी तो जी वो बहुत आप बड़ा फर्क है अपना। जी, राठी जी अगर बाजार के नज़रिए से तो देखें तो ये चिंता का विषय किस हद तक है आपके हिसाब से? और क्या आपको लगता है कि जो बाजार प्रेशर देखने को मिल रहा है उसमें भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस समय हमारी रुपये की वीकनेस होने का? देखिए, रुपये के मामले में जयेश भाई ज्यादा एक्सपर्ट है मेरे से, परंतु मेरा ये मानना है कि ये अगर आप देखें, रुपया एक्सपर्ट डॉलर के अगेंस्ट में वीक हुआ है पर दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में स्ट्रेंथन हुआ है। तो ओवरऑल आप देखें तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि उसके कारण मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट, स्टॉक मार्केट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके रुपये वीकनेस के कारण ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑलरेडी पिछले 8 महीने से एफ आई 40,000 45,000 करोड़ बेचती आई है और
बढ़िया बात यह है कि सामने डीआईज के सामने रिटेल का मार्केट में अपने यहाँ इन्वेस्टर्स का लोकल पैसा बराबर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा। आज जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है मार्केट में वो ज्यादा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, अपने यहाँ ज्यादा इम्पैक्ट है ऑयल वगैरह का, उसके कारण जो इंटरेस्ट रेट में प्रेशर आ रहा है उसका इम्पैक्ट मार्केट में अपने यहाँ ज्यादा है, बजाय ये कहना कि भाई रुपी वीकनेस के कारण कोई इम्पैक्ट है। राइट राठी जी, हमने देखा कि एफआईएस ने बहुत एकदम होलसेल सेलिंग की है इंडियन मार्केट में कुछ महीनों से। टॉप में कुछ 23-24% की उनकी इक्विटी ओनरशिप हो गई थी पूरे इंडियन स्टॉक्स की, और अभी करीब 19% के आसपास आ गई है। ऑल टाइम लोज जो है वो 1600-1700 आपको और नज़र आती है एफआईएस की सेलिंग, क्योंकि वो भी वहीं पे सेल करते हैं जहां प्रॉफिट्स हो। इतने सालों से, दशकों से इंडिया होल्ड कर रहे हैं और अब ये डॉलर रैली हो रहा है, तो उनका बिहेवियर कैसा नजर आता है इस फेस में? जैसे आपने एक बात बताई कि जहाँ प्रॉफिट है वहां बेचता है, तो नेचुरली इंडियन मार्केट्स हैव डन वेल। आज की तारीख में भी इंडियन मार्केट्स पिछले एक साल में अमेरिकन मार्केट से ज्यादा आउट परफॉर्म किए, तो इसलिए जहाँ आउट परफॉर्मेंस ज्यादा लगती है वहाँ हर एक आदमी का मन करता है कि बेचते हैं। दूसरा, वहाँ का लोकल रीजन भी है, जिस तरह की इंटरेस्ट रेट जिस तेजी से यूएस में बढ़ी है, बेस जीरो बेस से लेके आज जो है 3% जो रेट आ गई है, तो उसके कारण वहाँ मनी मूवमेंट बड़ा फास्ट होता है कि भाई फ्रॉम इक्विटी टू डेट, डेट टू इक्विटी, तो पैसा नेचुरली वहाँ जो है मूव हो रहा है डेट में, उसके कारण भी सेलिंग प्रेशर है और प्रॉफिटेबिलिटी के कारण भी प्रेशर है। परंतु उसके बाद भी पर एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए, अपने को एफआई के सेल के फिगर देख रहे हैं, पर पिछले 8-9 महीने में अपने यहाँ आईपीओ भी बहुत आए हैं, तो उसमें जो पैसा है वो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो काफी मनी चर्न होके वापस थ्रू आईपीओ रूट भी अपने आई है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि यहाँ अपना लोकल इन्वेस्टमेंट जो है आज की तारीख में अभी भी स्ट्रांग है। अगर पिछले 10 महीने में हो सकता है 4-5 लाख करोड़ का अगर उन्होंने माल बेचा भी है, वो सारा ऑब्जर्व हुआ है और अच्छे से ऑब्जर्व हुआ है। सामने हर महीने आप देखते हैं आज म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास पैसा आ रहा है, तो इसलिए फ्रॉम द एंगल ऑफ डिमांड ये लिक्विडिटी जो है अपनी यहाँ पर्टिकुलरली इन द स्टॉक मार्केट फंड्स काफी इन्वेस्ट हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। क्यों? कारण क्या है कि आज और दूसरा कोई एसेट क्लास इंडिया में अभी भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, चाहे अपने डेट मार्केट ले लें, चाहे रियल एस्टेट ले लें, तो उसमें भी अट्रैक्टिव ज्यादा नहीं है। तो इसलिए आई थिंक कि सेल्स तो एफआई की कंटिन्यू कर सकती है, परंतु सामने एब्जॉर्प्शन भी होना पॉसिबल है, ऐसा मेरा मानना है। और ये भी मानना है कि सेल्स धीरे धीरे हो सकता कम हो जाएगी। अभी मार्केट जैसे 10% से ऊपर अपना नीचे गिर गया है, तो नेचुरली इट हैज एन इम्पैक्ट, तो इसलिए लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो वो भी सेल काफी माल बिक गया है। तो आई होप दैट द प्रेशर ऑफ सेल may continue, but the level of pressure will go down. राइट राठी जी, ये जो रुपी सेंसिटिव स्पेसेस हैं, एक्सपोर्टिंग स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, कैपिटल गुड्स भी एक्सपोर्ट बूम कर रहे हैं, वो स्टॉक्स क्या आपको लगता है कि ये सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं मीडियम टर्म में? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अपने एक्सपोर्ट का आप एक अच्छी बात ये हो रही है कि अपना एक्सपोर्ट्स पिछले एक साल से जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो अपना पहला टारगेट था अभी 400 बिलियन करना है, लाइकली अपने करेंगे, अगले वर्ष 500 बिलियन की बात कर रहे हैं, संभव है। क्योंकि आप अगर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें, एक बड़ा चेंज पिछले एक साल में जो आया है, लोगों का ध्यान अब ये हुआ कि भाई चाइना पे सारी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, और इसलिए आज इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो रही है और डिमांड भी आ रही है। आज इंडियन टेक्सटाइल्स या इंडियन जो भी गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स जैसा आप कह रहे हैं, फार्मा है, सबका एक्सपोर्ट बढ़ा है और मेरा मानना ये और बढ़ेगा। क्योंकि अब दुनिया में, मैं अभी पीछे 2 वीक अमेरिका में था, एक जनरल फीलिंग ये है कि भाई अब इंडिया के ऊपर डिपेंडेंस धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, बढ़ेगी। यहाँ की रिलायबिलिटी ऑफ ट्रेड बेटर है, एक जगह लोग कंसंट्रेट नहीं करना चाहते। चाइना के साथ एक्सपीरियंस काफी ठीक नहीं लोगों का रहा और पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से और खराब है, तो इसलिए ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी स्टॉक्स हैं, अजय, डेफिनेटली उनके अच्छे रहने की संभावना है। आपका व्यू, ये जो डॉलर रैली दिख रही है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं, आपको वो
आपका क्या सेंस है, वो कितना और रैली कर सकती है, या आपको वो पीटर आउट होती हुई दिख रही है आगे? आप मार्केट की रैली की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मिस्टर मेहता से पूछ रहा हूँ कि जो डॉलर रैली है। अच्छा, डॉलर की रैली। हाँ हाँ, जयेश मिस्टर भाई मेहता, बताइए। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जी। तो नहीं, अभी डॉलर में तो ऐसा है, अभी अपने को हेडलाइन नया एक नंबर होता है तो हर नंबर पे अपने को थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, बट ऐसे देखा जाएगा तो मतलब इवन इफ इट टचेस 80 देन वी आर टॉकिंग अबाउट 4%। वो जो अपना तो नॉर्मली पहले इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में हो ही जाता था उतना, तो बट मोर देन दैट अभी जो फिलहाल सिचुएशन है, मेन तो अपना ऑयल के क्रूड के कारण है और फ्लोज नहीं है, तो दोनों साथ में हुआ है, फ्लोज बंद है और क्रूड का एवरेज नेक्स्ट किधर है पता नहीं है। तो ये 100 के आसपास रहेगा तो ठीक है, फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट ये 120 130 हो गया तो वही जो वॉर का जो लगता था शुरू में कि 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, अब लगता है कि ये प्रोलॉन्ग लंबा चल सकता है। तो फिर अपना अगर एवरेज 110 120 125 के आसपास रहा तो बहुत तकलीफ है, बिकॉज मेनली फॉर अस वी आर क्रूड इंपोर्टिंग कंट्री, बाकी सब तो छोटी चीज है, बट ये मेन डिसएडवांटेज वही है। मिस्टर मेहता, मिस्टर राठी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज इस इंपॉर्टेंट इशू पे, और किन बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए अपने रेडार पे एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, और कौन से सेक्टर्स पैनिक सिचुएशन में हमें अटेम्प्ट करने चाहिए जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देने की पोटेंशियल रखते हैं। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते के पहले दिन कारोबारी दिन बाजार उतार चढ़ाव के बाद गिरावट पर बंद हुए। बीएसई की सभी इंडेक्स में बिकवाली हावी रही। निफ्टी 109 अंक और सेंसेक्स 365 अंक गिरकर बंद हुए। निफ्टी बैंक 316 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ। दिन भर बाजार में कैसा रहा एक्शन, बताने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रियंका उपल आनंद के पास। बिल्कुल। देखिए, आज बाजार में हमने देखा कि एक गैप डाउन के साथ ओपन हुई मार्केट्स और बड़े गैप के साथ ओपन हुई। ग्लोबली एक बड़ा मेल्टडाउन देखा हमने, और उसके बाद ही हमने देखा कि आज इंडियन मार्केट्स पर भी एक वे आउट होता हुआ ये दिखा। लेकिन आपने सेकंड हाफ ऑफ द डे और लास्ट 1 आवर में एक बाउंस बैक भी देखा। हालांकि 16,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है, बाजार उसे क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन क्लियरली जिस तरह से जिन स्टॉक्स ने के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की आप बात करें तो वो सुबह से ही आपको लार्ज कैप आईटी में, यानी कि इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक ने लास्ट में रिकवरी दिखाई। इन सारे स्टॉक्स में आपको ये ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी स्टॉक्स है, इनमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। उसके अलावा एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला मारुति एक्साइड, यानी ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, और साथ ही लास्ट आवर में आपको HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करते हुए स्टॉक्स दिखाई दिए। बजाज फाइनेंस रिकवर हुआ। तो ऑटो पैक, IT पैक और बैंकिंग पैक में यहाँ कुछ बाउंस बैक जरूर देखने को मिले। हालांकि 16,400 जो बड़ा एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस बाजार नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ से एंटिसिपेट करना चाहिए कि शायद एक बाउंस बैक के लिए वी आर इन फॉर इट। तो निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें तो उसमें क्लियरली आपको पहले 5 काउंटर्स की आप बात करें तो उसमें बड़े काउंटर्स पावर स्पेस से हैं, पावर ग्रिड, उसके अलावा IT पैक से आपको HCL टेक जैसे काउंटर सामने निकल कर आए। बजाज फाइनेंस आपको जिसमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ हमने पीछे के दिनों में देखा, पोस्ट देयर नंबर्स, वो आपको वो काउंटर्स दिखाई दिए। लेकिन बाजार पर बड़ा प्रेशर जो आज क्रिएट किया, जो ड्रैगर रहा बड़ा, वो रिलायंस था। पोस्ट देयर नंबर्स अच्छे आए, लेकिन आज क्लियरली सेल ऑन न्यूज़ का ट्रिगर आपको रिलायंस पर देखने को मिला, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी एक अच्छी चाल दिखा चुका था बिफोर द नंबर्स ओनली। रिलायंस, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने बाजार पर आज नीचे की तरफ दबाव बनाया। और अगर F&O की बात करें तो वहाँ पर कुछ और काउंटर्स जिनमें क्लियरली रिजल्ट्स का ट्रिगर था। PVR ने आपको आज, PVR, इंडिया मार्ट, यहाँ पर आपको बाउंस बैक दिखा। ये स्टॉक्स थे जो F&O गेनर्स भी थे। इंडस स्टार में सुबह कुछ कंसर्न से इरेगुलरिटीज़ की, लेकिन उसके बाद आपने स्टॉक में रिकवरी देखी। खुला वीक नोट पे था, लेकिन उसके बाद बाजार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाई स्टॉक ने, और लगभग 4% की तेज़ी के साथ इंडस टावर आपको दिखाई दिया। तो आज जिन स्पेसेस ने बाउंस बैक दिखाया लास्ट आवर में, उसमें कुछ सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स हैं, IT ने बाजार को सहारा दिया, और क्लियरली रिलायंस ने बाजार को आज ड्रैग किया। और 16,400 एक बड़ा अहम सपोर्ट था जिसे आज फिलहाल बाजार क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अपने गैप डाउन के पॉइंट्स को रिकवर बाजार ने जरूर किया लास्ट आवर में। और अब बात करते हैं जोमेटो और ब्लिंकिट के मर्जर की। जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर अपने आखिरी दौर में है, और जोमेटो इस डील का ऐलान बोर्ड की अगली बैठक में कर सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल में जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नयनतारा राय।
ये एक हम आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ खबर ला रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश में। हमें अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर कभी भी हो सकता है। अनाउंसमेंट नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जोमेटो के साथ हो सकती है, वो मई के एंड में ही होगा। ब्लिंकिट का नाम पहले तो ऑफ कोर्स ग्रोफर्स था, अब उसको ब्लिंकिट बुलाया जाता है। यह कंपनी जो बोलती है आपको दूध, चीनी, सब्जियां, फल, ग्रोसरीज, आइसक्रीम आपको 10 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। ये है कंपनी का नाम ब्लिंकिट, तभी उसका नाम ब्लिंकिट है। हमें बताया जा रहा है कि ये जो मर्जर है ये एक ऑल स्टॉक डील होगा। इसका मतलब ये है कि जो ब्लिंकिट के शेयर्स हैं के शेयर होल्डर्स हैं, जैसे टाइगर ग्लोबल, जैसे सॉफ्ट बैंक, उनको जोमेटो के शेयर्स मिलेंगे। और इसी कारण हमको ये भी बताया जा रहा है कि शेयर होल्डर्स मान चुके कि अगर वैल्यूएशन राइट होगी वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देंगे। तो मतलब पहले बोर्ड मीटिंग होगी, जिसके बाद अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद ईजीएम को भी बुलाया जाएगा शेयर होल्डर्स का। ये जो डील है ये शायद कंपटीशन वॉचडॉग सीसीआई के पास नहीं जाने पड़ेगी। पहले भी अगर आप जोमेटो की कमेंट्री देखें, वो बिलीव करते हैं कि जो फ्यूचर है ई कॉमर्स का वो होगा इंस्टेंट डिलीवरी, मतलब सब कुछ आपके दरवाजे में पहुंचना चाहिए 10 मिनट और उससे कम पे। और यही है वो बेट जो वो ब्लिंकिट के साथ कर रहे हैं। आईपीओ से पहले जोमेटो ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे ब्लिंकिट में। उसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट को डेट भी दिया है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट से। और अब बातचीत हो रही है, जो हमने आपको पहले भी बताया था एक मर्जर के बारे में, अब वो फाइनल लैप पे है। पिछले 6 दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक्स पर लगातार दबाव दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स करीब 10% तक गिर चुका है। रिलायंस के स्टॉक में इस गिरावट की वजह क्या है? क्या ये निवेशकों के लिए चिंता की वजह होनी चाहिए? इस पर पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में ये फॉल समझने के लिए पहले तो आपको उसका शेयर प्राइस मूवमेंट देखना पड़ेगा। अब ये 6 दिन का जो फॉल है, अगर आप उसको निकाल देते हैं और देखते हैं तो ईयर टू डेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस करीब 18% से गेन कर चुके थे। और उस टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो परफॉर्मेंस था वो इनफैक्ट 1% का डिक्लाइन था। और अगर आप ये 6 दिन के परफॉर्मेंस को इंक्लूड भी कर लेते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ईयर टू डेट फिर भी 7% के गेंस के साथ खड़े हैं। और निफ्टी का जो है, जो कि इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है, वो करीब 7.5% से डिक्लाइन कर चुका है। तो क्लियरली आउट परफॉर्मेंस था रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में, और इसी कारण हमें ये वीकनेस दिखाई है। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये भी होता है कि स्ट्रीट ने लार्जली फैक्टर इन कर लिया था Q4 के रिजल्ट्स पहले ही, और इसलिए हमें ये थोड़ा बहुत वीकनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में दिखा। अगर आप रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ऑपरेशनली इन लाइन ही था एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, और एनालिस्ट ने भी अपना जो रेटिंग और टारगेट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है उसको बरकरार रखा है। कोई भी चेंजेस उसमें हमें देखने को नहीं मिली है। फिर भी कुछ चीज़ें जो इन्वेस्टर्स को शायद स्पूक कर गई होगी। पहले ये कंपनी एक नेट कैश थी काफ़ी टाइम के लिए, और वापस से नेट डेट हो गई। हालांकि जो नेट डेट का अमाउंट है वो बहुत ही छोटा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साइज़ के हिसाब से। अगर आप देखते तो सिर्फ 35,000 करोड़ रुपीज़ का नेट डेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बुक में। दूसरी चीज़ जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा कंसर्निंग लगी होगी वो ये है कि थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए अगर हम देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो यूज़र बेस है रिलायंस जियो का, वो डिक्लाइन किया है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 60 to 70 लाख से डिक्लाइन होगा ये यूज़र बेस, बट वो 1.1 करोड़ से डिक्लाइन हुआ है। हालांकि ये भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं जियो का तो एनालिस्ट एस्टिमेट से ऊपर ही था। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ब्रोकरेजेस को काफ़ी बुलिश रखती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। पहले तो अगर आप देखते हैं तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो $20 पर बैरल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और क्रेडिट स्विस का ऐसा मानना है कि अगर ये हाई रिफाइनिंग मार्जिन कंटिन्यू करते हैं कुछ और महीने के लिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो फ्री कैश फ्लो है वो $1 to 1.5 बिलियन से बढ़ सकता है एवरी क्वार्टर। उसके अलावा जो टैरिफ हाइक कंपनी ने दिसंबर में लिया है उसके फुल बेनिफिट्स अभी तक नहीं कंपनी के बुक्स में आए हैं, और अराउंड 35 to 40% जो बेनिफिट्स है वो आगे के क्वार्टर्स में मिल सकते हैं। उसके साथ रिटेल बिजनेस भी बूस्ट कर सकता है, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन और पोर्टफोलियो एक्सपेंशन काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है रिलायंस रिटेल के लिए। और आखिर में अगर गैस एक्सप्लोरेशन आप देखते हैं तो गैस प्राइसेस 1 अप्रैल से हाइक कर दिया गया है, जिसके वजह से गैस एक्सप्लोरेशन का जो बिजनेस होगा उसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। और अब बात करते हैं LIC के IPO की। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का IPO में आज पैसा लगाने का आखिरी दिन था। इशू करीब 3 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें से रिटेल निवेशकों का हिस्सा 2 गुना, कर्मचारियों का 4.25 गुना और पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व करीब 6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आज इस इशू का आखिरी दिन था। सरकार को LIC के IPO से 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है।
सरकार LIC में अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेच रही है। IPO के लिए प्राइस बैंड 902 रुपए से लेकर 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। LIC का IPO भले ही आज बंद हो गया, लेकिन इस हफ्ते 3 और कंपनियां IPOs लाने वाली हैं। कौन से हैं वो इश्यू जो इस हफ्ते आ सकते हैं और आप उन पे अपना पैसा लगा सकते हैं, जानते हैं शरद दुबे से। इस हफ्ते 3 IPO के इशू खुलने वाले हैं और ओवरऑल मार्केट से जो लगभग 6000 करोड़ जो है रेज किया जाएगा। सबसे पहले है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, जिनके IPO डेट कल से खुलने वाली है मई 12 तक। ये कंपनी जो है रिटेल वेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसकी फेस वैल्यू लगभग 5 रुपये प्रति शेयर है। IPO प्राइस 595 to 630 पर शेयर है और जो इशू साइज़ है वो लगभग आप कह सकते हैं 86 लाख शेयर्स का और लगभग 540 करोड़ का IPO साइज़ है। दूसरा IPO है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, जहाँ पे कंपनी जो है एक्सपोर्टर है आपकी स्टेनलेस ट्यूब्स और पाइप्स को लेकर। यहाँ पे IPO जो है 11 मई को खुलेगी और ख़त्म होगी 13 मई को। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और IPO प्राइस बैंड जो है 310 रुपये से लेकर 326 रुपये के बीच में है और ओवरऑल इशू साइज़ लगभग 51 लाख शेयर्स का है और 165 करोड़ के है जुटाएगी कंपनी। और आखिरी स्टॉक रहेगा आपका डिलीवरी, ये जो है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइडर है। इनकी IPO डेट भी जो है मई 11 को खुलने वाली है, 11 वो 13 मई तक चलेगी। फेस वैल्यू हालांकि 1 रुपये प्रति शेयर है और IPO प्राइस का जो बैंड है 462 से लेके 487 रुपीज़ पर शेयर पे है। इशू साइज़ बड़ा है 5325 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 4000 करोड़ के और जो रिमेनिंग 1235 करोड़ है वो आपके OFS से है। फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा का कहना है कि दरों में बढ़ोतरी का असर बाजार पर दिखेगा, लेकिन दुनिया के मुकाबले भारतीय बाजारों की स्थिति काफी बेहतर है। हाँ, ये तो है कि सब जगह ब्याज दरें बढ़ रही हैं और ब्याज दरें बढ़ने से बाजार पर सीधा सीधा असर तो होता है। ये चीज मैंने पहले भी समझाई है, क्योंकि आप अगर PE को देखें, अगर आप PE का उल्टा देखें तो E/P होता है। तो एक तरह से आपके जो आप भाव दे रहे हैं उस पर क्या आप कमा रहे हैं, तो ये जो होता है ये ब्याज दर से रिलेटेड होता है। तो जैसे जब ब्याज दर बढ़ती है तो आपका ये जो PE है वो घटने लगता है। और दूसरी तरह से आप देखें तो अगर आप किसी भी चीज का भाव देखें, चाहे वो कोई शेयर हो, तो वो है कि आपका जो बाद में जितना कैश फ्लो आएगा उसको आप डिस्काउंट कर रहे हैं और आज उसका क्या वैल्यू है वो देख रहे हैं, तो क्या मूल्य होना चाहिए। तो अब जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो डिस्काउंट रेट बढ़ता है, तो उस तरह से भी देखें तो भाव घटेगा अगर ब्याज दरें बढ़ेगी। तो वो तो सीधा सीधा एक दोनों चीजों में एक सीधा रिश्ता है। तो जहां तक भारत का प्रश्न है, मैंने पिछली बार भी शायद आपके चैनल पर बोला था कि 2021 में बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि भारत के बाजार ने आउट परफॉर्म किया। तो अभी वो आउट परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड था वो अभी कंटिन्यू करता लग रहा है। सो भारत की स्थिति आप एक तरह से कहें तो बाकी बाजारों से कुछ बेहतर लगती है अभी, अगर आप सारे ग्लोबल बाजारों को देखें। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चिंता का विषय नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको देखनी है। और ब्याज दरें तो यहाँ भी बढ़ ही रही हैं, तो उसका भी कुछ असर तो आता ही है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। ओमनी साइंस कैपिटल के विकास गुप्ता के मुताबिक खराब ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार हाल के दिनों में इस पर दबाव रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये निवेश के लिए उनका नजरिया बेहद पॉजिटिव है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेजेंट टाइम में जो भी मार्केट कंडीशन है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौका है। टेक सेल ऑफ हुआ है वो डायरेक्टली फेड से रिलेटेड है और US फेडरल रिजर्व जो RBI के जैसा काम करता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करने के लिए। तो पहला उन्होंने देखा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है US का। अब वो इन्फ्लेशन हो रहा है क्योंकि सप्लाई चेन की वजह से, है ना। US पोर्ट्स में कंजेशन है, चाइनीज़ पोर्ट्स में कंजेशन है, तो इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो डिमांड तो नॉर्मल है, बट सप्लाई कंस्ट्रेंट होने की वजह से जो इन्फ्लेशन आया है वो फेड कोशिश कर रहा था कि वो चला जाएगा, पर अब जा नहीं रहा है, अभी भी कंजेशन चल रहा है। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और सिग्नल किया है कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ाते जाएंगे हर मीटिंग में, हर अगली मीटिंग विच इज़ अबाउट हर 2 महीने में होती है, तो उसमें 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाला है। तो ये जो अगर 23 तक चलने वाला था वो अब और एक्सेलरेट हो गया है। तो उसकी वजह से जो डिस्काउंट रेट यूज़ होता है, जैसे कोई कंपनी का हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो से वैल्यूएशन करते हैं,
तो जो कंपनी लेटर ज़्यादा हाई ग्रोथ है, उनकी प्रॉफिट्स ज़्यादा फ्यूचर में आने वाली है, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए टेक कंपनीज जो हाई ग्रोथ थी वो गिर चुकी हैं और गिर रही हैं, ठीक है। और स्पेशली जिनकी अभी तो अर्निंग्स है ही नहीं, सब कुछ फ्यूचर में है, उनके में गिरावट ज़्यादा है। अब ये हो गया यूएस का। अब इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट है? तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इंडियन आईटी कंपनीज़ का लोग एक सिंपैथी में वो भी ड्रॉप हो रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज़ यूएस की आईटी कंपनीज़ को ज़्यादा सप्लाई नहीं करती हैं, रादर यूएस की जो नॉर्मल कंपनीज़ है, नॉन आईटी कंपनीज़, राइट, उनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इनका एक लिंकेज है, पर यूएस के कंपनीज़ अभी रादर एक्सेलरेट करेंगी और ज़्यादा, जैसे हमने कोविड के टाइम में देखा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा आया, उसी तरह से जैसे यहाँ पे मार्जिन प्रेशर पड़ेगा उनको इन्फ्लेशन की वजह से, वो लोग और ज़्यादा आउटसोर्स करने वाले हैं। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर आज आपको इंडियन आईटी सेक्टर भी गिरा हुआ दिख रहा है। अब आप बाकी सेक्टर की बात करेंगे इंडिया के, तो कोई कनेक्शन है नहीं उसका। और अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो अपने नतीजे पेश करने वाली हैं। इसमें सबसे पहले नाम आ रहा है एशियन पेंट्स का, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं। कंपनी से कैसी उम्मीद है, किस तरह के नतीजे आ सकते हैं, बता रही है हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। एशियन पेंट्स अपने Q4 FY22 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखा जाए तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है 20% की रेवेन्यू ग्रोथ है एक्सपेक्टेड दिस टाइम। मेनली जो प्राइसिंग लेड होगी दिस टाइम अराउंड एज वेल, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ तो सिर्फ 6 to 8% एक्सपेक्टेड है और कंपनी ने काफ़ी प्राइस हाइक्स लिए थे, क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो थी, महंगाई जो थी काफ़ी बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक्स जो है ये सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स है मार्जिनल ग्रोथ है अराउंड 6% की ग्रोथ प्रॉफिट्स में, और ये मेनली जो है इम्पैक्ट कर रहा है प्रॉफिट्स को, वो हायर इनपुट प्राइसेस इंपैक्ट करेगा, तो मार्जिनल ग्रोथ और 6% प्रॉफिट्स में। ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है, इबिटा मार्जिन्स, वहाँ पे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मेनली इम्पैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है और हाई फ्रेट कॉस्ट भी है जो इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल मार्जिन्स ऑफ द कंपनी। ग्रॉस मार्जिन्स भी इम्पैक्ट होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज हायर इनपुट कॉस्ट है, तो ग्रॉस मार्जिन्स इबिटा मार्जिन्स दोनों इम्पैक्ट हो गए, पर ग्रॉस मार्जिन्स जो है सिक्वेंशियली में भी इंप्रूव होते दिख सकेंगे। ओवरऑल जो फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, कमेंट्री क्या आ रही है डिमांड आउटलुक में, आरएम कॉस्ट की क्या आउटलुक है, वाइल प्राइस हाइक क्या है, कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है आगे जाते हुए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। एशियन पेंट्स के अलावा फार्मा कंपनी सिप्ला के नतीजे भी आने वाले हैं। क्या है कंपनी के नतीजों से उम्मीद, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज। ये पर्टिकुलर रिजल्ट सीजन में सिप्ला एक पहली बड़ी लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी जो अपने नंबर्स कल डिक्लेयर करेगी। 5000 करोड़ 5087 करोड़ का सेल्स एस्टिमेट है, पैट एस्टिमेट 591 करोड़ का है, और एबिटा अगर हम मार्जिन में देखें तो 19% या 19.5% के आसपास ये नंबर रहेगा। यूएस सेल्स और इंडिया सेल्स दो इनकी की जोग्राफीज है। यूएस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अबाउट 3% QOQ 155 मिलियन, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% ऑन अ YOY बेसिस। एब्यूट्रॉल में मार्केट शेयर गेन्स, दिस इज समथिंग जो इनका चल रहा है, जो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू है, और इन्होंने कपल ऑफ ड्रग्स लॉन्च भी किए हैं, तो देखते हैं उनका क्या नतीजा या क्या मार्केट शेयर गेन रहता है। ओवरऑल इंडिया एक्सपेक्टेड टू बी वीक, यूएस एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग। यूएस में 155 मिलियन करना एक की नंबर रहेगा सिप्ला के नतीजों के लिए जब वो डिक्लेयर करेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ET Now स्वदेश। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Every day today, over 23,000 businesses, large and small, reach consumers across markets in new ways. They all have one thing in common: delivery. We connect our customers through our infrastructure and technology, through the largest and fastest growing logistics network in India. With over 1 billion shipments delivered and counting, we are Delhivery.
टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ET Now स्वदेश पर। वेलकम बैक। ET Now स्वदेश पर हमने आपको कैन फाइनेंस होम्स में फ्रॉड होने की खबर दी थी। अब ET Now स्वदेश की इस खबर पर मुहर लग चुकी है। कैन फाइनेंस होम्स के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और उन्होंने इस बातचीत में माना कि फ्रॉड हुआ है। ये करीब 4 करोड़ रुपए का है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको दिखाते हैं। सूत्रों से ये पता चला था कि रेगुलेटर प्रोसेस की जांच कर रहा है कि कोई प्रोसेस में तो प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो प्रॉब्लम नहीं है। इस पर ऑलरेडी कैनरा बैंक की टीम ने विजिट भी किया था कैनफिन होम्स में और वहां पर जानकारी जुटाई थी। हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए खुद कंपनी के MD CEO जुड़े हैं, मिस्टर कौसगी। आपका स्वागत है ET Now स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल जो मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि आखिर ये मामला सबसे पहली बार कब डिटेक्ट हुआ? दिसंबर 29 को NHP ने कंप्लेंट लेटर भेजा था ऑडिट कमेटी चेयरमैन और कंपनी के लिए भी। सो वी कन्वीन्ड ऑडिट कमेटी, देन वी इन्फॉर्म्ड कैनरा बैंक टू डू द ऑडिट। ये द कंप्लेंट वाज अबाउट 8 ब्रांचेस नॉर्थ में अबाउट सम प्रैक्टिसेस। सो हम लोग 21 ब्रांचेस का ऑडिट करवा दिया। इसमें 21 ब्रांचेस में एक ब्रांच में इरेगुलरिटी निकल के आया, वो फ्रॉड है इन 37 अकाउंट्स, टोटल अमाउंट 3.93 करोड़, 1 ब्रांच आउट ऑफ 21 ब्रांचेस। इसमें सब केसेस में कस्टमर इज देयर, प्रॉपर्टी इज देयर, KYC compliant, all the cases repayments are very regular. Now the ITR जो दिया था, most of the cases are salaried case and ये सब छोटा अमाउंट, छोटा लोन, बिकॉज 37 अकाउंट्स 3.93 अबाउट 10-11 lakhs का टिकट साइज है, छोटा अमाउंट है। ITR फेक था, वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई दैट वो फेक था, ये है इरेगुलरिटी। सो तुरंत हम लोग 37 केसेस 3.93 करोड़ को NHP को डिक्लेयर किया एज फ्रॉड, NPA टैग किया और 100% प्रोवाइड किया। जी हाँ, आपने और अब बात कर सीधे ले चलते हैं आपको LIC IPO के DIPAM सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां पर चल के सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इन IPOs के बारे में। आपको बता दें कि LIC IPO का इशू आज ही बंद हुआ है और 5.39 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली एम्बेडेड वैल्यू का निर्धारण हुआ। पोस्ट दैट नेसेसरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, LIC फाइल्ड द DRHP on 13th of February 2022 and then RHP was also filed on 26/4/2020. Given the unprecedented size of the IPO, special measures were taken for preparedness of the entire banking, capital markets and payment ecosystem. A working group comprising public sector banks, other banks, stakeholders, Department of Financial Services, Indian Bank Association, NPCI, SEBI, and Registrar and TA agent was constituted last year. And this group met several times since then to bring about infrastructure augmentation and another systemic improvements for all intermediaries. A special drive was run by LIC and all the major banks to increase awareness for ESBA and PAN linkage in Tier 2 and Tier 3 cities. A longer window of 6 days was allowed for the IPO to facilitate people across the country to participate and to ensure that there is no access load on the stock exchanges on the day of issue closure. A 24/7 helpline and call center was run by RTA to avoid any technical glitches and offer a seamless investor experience. Overall efforts have led to the opening of several new DMAT accounts. It's an opportunity which has been provided
a very large public sector corporation, when we are trying to list it, we should give the widest opportunity to the retail investors. And I am pleased to inform you that this offer which was made, and the IPO offer which started on 4th of May has closed today at 7 p.m. and it has met with tremendous success from all categories of investors, namely policyholders, where we got tremendous response, and we also got good response from retail investors, as well as other categories like QIBs and NIs. So overall, just pleased to inform you that this issue closes today, and this long exercise which was undertaken will eventually lead to the listing of the LIC, and it will not only deepen capital markets, will also facilitate a large number of investors into publicly owned company, and they could have a small share of that in the form of shares of the company. And the policy holders have also supported this exercise wholeheartedly. Thank you. Thank you. We'll now take some questions. Okay, 1-to-1. Good evening, everyone. Hi, sir. Sapna here from CNBC TV 18. So the listing, I suppose. तो ये थे तुहिन कांत पांडे जो कि बता रहे थे कि LIC के IPOs ने कैसा परफॉर्म किया, एंड काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे LIC IPOs की सक्सेस के बाद में। और अब हम बात करते हैं दूसरी खबर का। कैब एग्रीगेटर्स की लगातार आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने सख्त रवैया अपनाया और इन कैब एग्रीगेटर्स को लेकर के मीटिंग होगी। क्या होगा इस मीटिंग में, पेश है इसी पर हमारा आज का स्वदेश विशेष। उबर, ओला, जुगनू जैसे कई तरह के कैब की सर्विस तो आपने ले ली होगी, जो शुरुआत में काफ़ी अच्छी रही, लेकिन जैसे जैसे फेमस हुई इन एग्रीगेटर्स ने लोगों को अब परेशान करना शुरू कर दिया है। जैसे एक, सामान की दूरी के लिए अलग अलग किराया, किसी भी राइड का गलत तरीके से कैंसिलेशन, कुछ सर्विस के लिए गलत तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज, ड्राइवर्स की AC चलाने से इनकार, वॉलेट की जगह कैश देने वालों को प्राथमिकता देना, बल्कि फ़ोन करके पूछ लेना कि अगर आप कैश में चलेंगे और अगर नहीं चलेंगे तो हम नहीं चलेंगे। लोग इन सर्विसेज को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, खासकर किराए को लेकर, कैंसिलेशन चार्ज को लेकर और दूसरी मनमानी को लेकर। इसका एक ताज़ा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने ऊबर की कैब बुक कराई तो कैसे ड्राइवर ने उनकी राइड पर जाने से मना कर दिया। पहले इस वीडियो को देखेंगे और फिर समझ लीजिए कि ओला उबर की मनमानी कितनी बड़ी परेशानी है। मैं नहीं जा पाऊंगा। कहाँ नहीं जा पाओगे? जहाँ पे आप जा रहे हो। कहाँ जा रहा हूँ मैं? आपने एयरपोर्ट का बोला था। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे क्या पता, बताओ। मैं मुझे कहीं भी छोड़ो, तुमको कहाँ जाना है? परी चौक जाना है सर। तुम्हें परी चौक चलो। परी जी ऐसे क्यों कर रहे हो? यार तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें परी चौक जाना है ना, चलो परी चौक चलो। परी चौक चलो। क्या हो गया आपके साथ? अरे भाई तुम्हें क्या हो गया? सर बता दो लोकेशन कहाँ की डाली है? तुमको कहाँ जाना है? मुझे जहाँ जाना वो GPS पे लोकेशन है। GPS स्टार्ट करो, छोड़ो। सर मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाओगे? क्यों नहीं जा पाओगे? सर नहीं जा रहा। नहीं, क्यों नहीं जा पाओगे? मुझे घर जाना था, मैं 24 घंटे गाड़ी चला कर। तो तुमने राइड क्यों बुक करी? सर तुमने राइड क्यों बुक करी? आप कंपनी कंप्लेंट डाल रहे हो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कंपनी में कंप्लेंट डाल दो। किस बात की कंप्लेंट? कि तुम यहाँ आ गए हो, बैठा लिया और तुम कह रहे हो कंपनी को कंप्लेन करें। सर जी आप मुझसे बहस। मैं आपसे बहस कर रहा हूँ। मैं बहस कर रहा हूँ। क्या बहस कर रहा हूँ? इस वजह की। किस बात? मैं आपको जानता नहीं, तुम मुझे जानता नहीं। तुम मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है। कंपनी ने मुझे बुकिंग दी है। हाँ। आपने कंपनी को बुकिंग किया। हाँ। कंप्लेंट डाल दो, खत्म कहानी बस। कंपनी ने तुम्हें बुकिंग दी है, तुमने सवारी बैठा ली है, अब जहाँ GPS बता रहा वहाँ छोड़ो। मैंने अभी तो किया ही नहीं है इस वजह से। तुमने क्यों नहीं ओके किया? इस वजह से तुमने सवारी बैठाई कैसे जब तुमने ओके नहीं किया? है तुमने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया ना, तुमने ओके क्यों नहीं किया? मैंने इस वजह से ना किया ना। आप T3 बोल रहे हो। क्या T3 बोल रहे हो? तुमने तुम GPS के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो? मैंने ओके नहीं किया सर अभी। क्यों नहीं ओके किया? नहीं किया ना मैंने। क्यों? इसी वजह से मैं एयरपोर्ट जाना था। हाँ
अभी तुमने कहा परी चौक जाना है, अब तुमने कहा एयरपोर्ट जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है? परी चौक जाना है। परी चौक जाना है? तुमने परी तो परी चौक चलो। किधर है आप बोले ना जीपीएस। तुम्हें जाना कहाँ है एक बात बताओ। अरे सर जी मुझसे बहस मत करो, मैं बहस कर रहा हूँ। हाथ दिलवा लो, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, आप दूसरी रात। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है, तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी अब कैब एग्रीगेटर्स की मीटिंग में उनसे सवाल जवाब करेंगे, खासकर उनको कैंसिलेशन चार्ज और एक ही जगह के 2 फेयर को लेकर जाने से नाराजगी है और पैसेंजर के डेटा को लेकर भी चिंता है। उनसे बात की समीर ने खुद, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ हैं रोहित सिंह जी, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, और एक अहम बैठक सरकार करने जा रही कैब एग्रीगेटर्स को लेकर के। मुद्दा क्या है, मसला क्या है और क्यों सरकार को लगता है कि कैब एग्रीगेटर्स पर फिलहाल कुछ अनुशासन लाने की जरूरत है? सर, सबसे पहला सवाल यही कि ये बैठक कब हो रही है और उसके पीछे की मंशा क्या है, मकसद क्या है, पूरा एजेंडा क्या है बैठक का? नहीं, हमने जो ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स हैं उनको कल बुलाया है, कल मतलब 10 तारीख को जी, क्योंकि हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से भी बहुत शिकायतें आ रही थी कि कुछ एग्रीगेटर्स द्वारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूप में सेवाएं दी जा रही हैं, विच इज़ नॉट फेयर टू द कंज्यूमर। तो हमने उनसे ये पूछने के लिए बुलाया है कि कैंसिलेशन चार्जेस कैसे लगाते हैं, फेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 व्यक्तियों को एक ही स्थान से एक दूसरे स्थान समान स्थान पर जाना हो तो 2 फेयर क्यों आते हैं जी, और हम जो पैसेंजर्स का डेटा है उसका आप कैसे उपयोग कर रहे हैं, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने बैठक बुलाई है और उनसे कहा है कि ये सब चीज़ों के जवाब लेकर आएँ। लगभग कितनी प्रतिभागी इसमें होंगे, पार्टिसिपेंट्स कितना क्या होगा, और आप इसके लिए एक ठोस डायरेक्टिव्स हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? पहले तो उनसे सवालों के जवाब ले लें, उसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो इस विषय में कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। चलिए बिजॉन सर, समीर की किस्सा आपने सुना, उसके बाद आपने कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की भी बात सुन ली, और लाखों उपभोक्ता हैं जब हर रोज़ कोई ना कोई कंप्लेन करके चलते हैं। अगर शायद तक हम अपनी कहानी एक बनाने जाएं तो हम पूरा शो निकाल देंगे और अपनी कहानियां नहीं बता पाएंगे। कितना ज़रूरी है ओला, ऊबर, ये किसी भी तरह की कैब सर्विसेज पे एक तरीके का लगाम लगाना इनकी मनमानी पे? देखिए, कोई भी व्यापार देश में शुरू करने के पहले एक नियम कानून के तहत उस व्यापार को लाना चाहिए देश का, हमारे सरकार को, जो हमारे देश में नहीं आता है। लोगों को व्यापार में आने का निवेश दे देते हैं, कहते हैं कि आप व्यापार करना शुरू कर दो, लेकिन जब वो उस व्यापार को लेकर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं तब चलकर सरकार जगते हैं। अब ये क्यों होने देते हैं हमारे देश में? अब देखिए, कोई भी टैक्सी या टेम्पो या कोई भी प्राइवेट जो कमर्शियल व्हीकल है, ट्रक, इन लोग सबको लाइसेंस लेना पड़ता है, एक कानून के तहत आता है, वो कानून के दायरे चलते हैं। और उन लोग जब है, उसके साथ साथ जब ये एग्रीगेटर्स आए हमारे देश में, तब इस एग्रीगेटर को हम लोग मनमानी काम करना शुरू करने का उनको उत्साह दे दिए, और जब उन्होंने गलत काम करने लगे हैं तब हम जग रहे हैं। और हम समझते हैं कि कल यदि जो बैठक भी होगा, अभी नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बना है, उसको बैठक करने की जरूरत नहीं है। उनको केवल एक रेगुलेशन, एक कानून, एक गाइडलाइन लाने की जरूरत है, और उस गाइडलाइन के तहत उपभोक्ताओं को संरक्षण दिलाना अनिवार्य है, उनका जिम्मेदारी है। हम लोग समझते हैं कि इस बैठक को एक पारदर्शिता देना चाहिए कि बैठक में क्या बात हुई। समीर, यहाँ पे आपके पास आता हूँ मैं। जैसे बेजॉन सर ने कहा कि अभी तो कानून ही नहीं है, आप लगातार मंत्रालयों में मिलते रहते हैं, आपको अंदर की बातें पता रहती हैं, खबरें पता रहती हैं, क्या होने वाला है? एक तो हुई बात कि आया मिले उनकी तरफ से, जिस एक्शन की हम बात करें, क्या एक्शन होगा या किस तरीके के नए कानून भी बन सकते हैं, एक फ्रेमवर्क भी बन सकता है? क्योंकि लगातार ये बात आती जा रही है कि एक फ्रेमवर्क की जरूरत है। जी बिल्कुल उत्कर्ष, इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक
पक्ष जो अभी हालांकि उबर या ओला या इस तरीके के कैब एग्रीगेटर्स जो अमूमन देते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या करते हैं कि देखिए हमारी तरफ से तो विंडो ओपन है, आप ड्राइवर की शिकायत कीजिए, हम एक्शन लेंगे, उसकी स्टार रेटिंग घटा देंगे, उसको अगर आपने उसके खिलाफ ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं ड्राइवर के खिलाफ तो उसको पैनल से हटा देंगे। अब आप ये देखिए कि अगर कोई ड्राइवर की स्टार रेटिंग घटती है और आपने कोई बुकिंग करी और वो 1 स्टार का ड्राइवर ही केवल आपको दिखा रहे विकल्प के तौर पर, तो आप जाहिर है वो कैब बुक करेंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, जो अभी की मौजूदा व्यवस्था है, वो इतनी लचर है, उसमें इतना सशक्तिकरण नहीं है कि इसमें जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, जो उनके हित हैं, उनको बचा कर रखा जा सके। यही वजह है कि जो आपका सवाल है उस दिशा में, यानी कि एक रेगुलेटर बनाने की दिशा में काफी गंभीरता से विचार हो रहा है। मंत्रालय के सामने लगातार ये बात आ रही है कि क्यों ना इन कैब एग्रीगेटर्स को लेकर के एक रेगुलेटर बनाया जाए और वो रेगुलेटर जो है वो ये तय करे कि इस तरीके की शिकायतों को लेकर के, चाहे वो किराए से संबंधित हो या ड्राइवरों के रवैये से संबंधित हो, कोई भी पहलू हो, उसको लेकर के रेगुलेटर तय करेगा कि क्या किस तरीके का दंड या एक्शन लेना है। तो एक रेगुलेटर की बात यहाँ पे लगातार उठती आ रही है और उस पर भी गंभीरता से विचार आने वाले वक्त में किया जा सकता है। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि सिर्फ उपभोक्ता मंत्रालय ही नहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया हुआ है और इसके पहले नितिन गडकरी ने भी ये जो ओला, उबर या जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, इनकी जो काम करने की जो शैली है, इस पर सवाल उठाए थे और इस पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा गया था कि इनको काबू में रखने के या अंकुश में लाने के लिए फौरी तौर पे कुछ कदम उठाने की जरूरत है और उसी तरफ सरकार के बढ़ते हुए कदम दिख रहे हैं। जी, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि ये परेशानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। पिछले 1 साल से ऐसी न जाने कितनी शिकायतें हैं कि उनकी अब बाढ़ आ चुकी है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आई इन तमाम शिकायतों के बाद अब सरकार भी सख्त हुई है और इसी को लेकर उन्होंने एग्रीगेटर्स को कल मीटिंग कराई है। क्या होगा इस मीटिंग में, इस एजेंडा को लेकर हमारे संवाददाता समीर ने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे से ही बात करी। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी निधि खरे जी हमारे साथ हैं, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और कैब एग्रीगेटर्स के साथ सरकार की जो अहम बैठक होने जा रही है, इसका मुद्दा क्या है और सरकार को क्यों लगता है कि ये वो मौका है जहां पर कैब एग्रीगेटर्स को लेकर के और कुछ सख्ती बरतने की जरूरत है। मैम धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जो प्राइमरी एजेंडा है इस बैठक का वो क्या रहने वाला है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? हमारे पास पिछले 1 वर्ष से NCH पर यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी और इन शिकायतों को जब हमने एग्जामिन करना शुरू किया तो ये पाया कि न केवल डिफरेंशियल प्राइसिंग है बल्कि कुछ एल्गोरिदमिक एक्सरसाइज के माध्यम से वो इस प्रकार से करते हैं कि जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको वो अधिक से अधिक चार्ज कर रहे हैं और न्यू कस्टमर को अल्योर करने के लिए एक ही जगह से जो जर्नी जाती है उसमें वो बहुत अधिक रियायत दे रहे हैं। इसी प्रकार से कस्टमर ने कहा कि उन्हें ज़बरदस्ती अपनी ट्रिप्स को कैंसिल आउट करना पड़ता है और ये जबकि वो चाहते हैं वो जाएं, लेकिन जो ड्राइवर्स हैं वो समय पे नहीं आते और वो कोशिश करते हैं कि वो पूरी तरह से वो पहले लोकेशन जान लेते हैं। यदि उन्हें वहाँ नहीं जाना है या वो बहुत दूर है या बहुत पास है तो वो हर तरह के बहाने बना करके वो कंज्यूमर को ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप इसे कैंसिल कर दें, तो उसमें पेनल्टी लगता है। तो इस तरह की जो ये एक बहुत बड़े मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो भोग रहे हैं और ऑन अ डेली बेसिस भोग रहे हैं। तो ये एक मामला बनता है जो कि CCPA के थ्रू क्लास एक्शन इसमें लिया जा सकता है, मगर लेने से पहले हम इन सभी को बुला करके उनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या पॉलिसी के लेवल पे क्या इस प्रकार का कोई कार्य किया है जिससे कि उपभोक्ताओं के जो हितों के संरक्षण की बात होती है वो कहीं पे भी नहीं है। ना तो उसे इन्फॉर्म किया जा रहा है, ना उसकी बेहतर चॉइस के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बल्कि उसे बाध्य किया जाता है कि वो एक ऐसा निर्णय ले जो कि उसके ही अपने अहित उसके अपने खिलाफ हो। मैम क्या इसमें प्रक्रिया के तहत जैसे चूंकि आप बैठक करेंगे तो उसके बाद महीने, 1.5 महीने, 2 महीने क्या उनके जवाब लिए जाएंगे और उसके बाद आप वो फ्रेमवर्क लगभग कुछ कैसे रहने वाला, अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, हमारे पास जो शिकायतें हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं और सफिशिएंट रीज़न है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर हम एक बार मीटिंग में बुला करके ये जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी लेवल पे
समस्या है, इसलिए हम पहले चाहते हैं कि वे इसका निदान स्वयं ढूंढें और यदि नहीं होगा तो फिर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक परिस्थिति लगभग ऐसी बनती हुई नजर आ रही है जहाँ एक मोनोपोली सी हो गई है, क्योंकि एग्रीगेटर्स कम हैं तो एक मोनोपोली जैसी सिचुएशन भी हो रही है। तो क्या इसका भी डिसएडवांटेज ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इस बात का इंडिकेशन आपको लगता है? जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक बड़ा एक जरिया है जिसके अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें निश्चित रूप से ये जो आपका कहना है वो कहीं हद तक सही भी है और इन्हीं कारणों से एक्सप्लॉयटेटिव शोषण के माध्यम से कंज्यूमर्स को दिन रात एक तरह से वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसको भी देखेंगे। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने का मामला अब सरकार तक पहुंच गया है। विमानन मंत्रालय ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। दूसरी ओर अपनी गलती मानने के बजाय इंडिगो इसे सही ठहराता दिख रहा है। इंडिगो ने अपने कर्मचारियों का बचाव किया है। ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं जिसमें इंडिगो एयरलाइन के सीईओ रोणजय दत्ता ने साफ तौर पे कहा है कि 7 मई को जो घटना रांची एयरपोर्ट पे हुई जिसमें एक दिव्यांग हवाई यात्री को फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया गया, तो ये पूरी घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन एयरलाइन का जो एक्शन था उसका कहीं ना कहीं बचाव करते हुए कहा, जो सीईओ ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये उस वक्त की जो परिस्थिति थी उन तमाम पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ये पाया गया है कि उस वक्त जो स्टाफ ने फैसला लिया वो सही था। तो बचाव इंडिगो एयरलाइन ने अपने स्टाफ का किया है, अपने एक्शन का यहाँ पर बचाव करते हुए दिखी है। लेकिन एक जेस्चर के तहत यहाँ पर एक और पेशकश की है। जो दिव्यांग फ्रेंडली पैसेंजर थे उनको ये बात कहा है कि वो चाहें तो उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर इंडिगो एयरलाइंस देना चाहेगी। वो खरीद करके एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उस स्पेशली एबल्ड टीनेजर को देना चाहेंगे। और पूरे वाक्य को अगर देखें तो ये 7 मई की घटना है जब रांची एयरपोर्ट पे एक स्पेशली एबल्ड पैसेंजर को, एक दिव्यांग पैसेंजर को वहां पर एयरपोर्ट पे इंडिगो एयरलाइन के स्टाफ ने फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया। और उस वक्त जो तर्क दिया गया कि जो पैसेंजर है वो पैनिक सिचुएशन में है, वो घबराया हुआ है और उसको फिलहाल फ्लाइट में चढ़ने के लिए वो फिट नहीं है, वो अनफिट है, इसलिए उसको फ्लाइट नहीं करने दिया जाएगा। बाद में इंडिगो एयरलाइन ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये बात साफ तौर पर कही कि अगली सुबह यानी कि रविवार सुबह हैदराबाद जो उनको जाना था उसके लिए उनके लिए वैकल्पिक प्रबंध किया गया और उनको हैदराबाद भेजा गया। लेकिन इस पूरे मसले पर तूल तब पकड़ में आया जब एक चश्मदीद ने पूरी घटना सोशल मीडिया पे पोस्ट करी और 2-3 वीडियो भी इसके वायरल हुए। और उसके बाद खुद एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट करके इस पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा कि इसकी न केवल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी पूरे वाकये की, बल्कि वो खुद इसको देखेंगे कि किस तरीके से जांच हो रही है। और उसके बाद में एविएशन रेगुलेटर ने इस मामले में जांच आगे बढ़ा भी दी है। एयरलाइन से उनका पक्ष भी जाना है और एयरलाइन ने फिलहाल जो एक अपडेटेड स्टेटमेंट जारी किया उसमें यह कहा है कि मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस वक्त स्टाफ ने जो किया यानी कि पैसेंजर को फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया गया वो उस वक्त के लिए एक जरूरी एक्शन था और एक जेस्चर के तहत यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उस स्पेशली एबल्ड पैसेंजर को देने की पेशकश एयरलाइन की तरफ से की गई है। वित्त मंत्रालय ने चीन और यूएई से इंपोर्ट होने वाले ओपल ग्लासवेयर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। ओपल ग्लासवेयर टेबल, किचन प्रोडक्ट और डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला क्यों लिया है और इसका क्या असर होगा, पूरे अपडेट के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास। देखिए, ओपल ग्लासवेयर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो घरेलू कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सरकार ओपल ग्लासवेयर के इंपोर्ट जो कि चीन और यूएई के जरिए हो रहे हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज की जो मियाद है उसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा सकती है। जी हाँ, इससे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कि ओपल ग्लासवेयर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जिसका इस्तेमाल टेबल बनाने में, साथ ही साथ किचनवेयर के प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल होता है, जो डेकोरेशन के आइटम्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो काफी बड़ी इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको राहत के लिए ये फैसला लिया जा सकता है और उनको इसका काफी फायदा होगा। दरअसल डीजीटीआर जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधीन काम करने वाली संस्था है उसने डोमेस्टिक कंपनीज के संपर्क करने के बाद इस बात की जांच शुरू की और ये पाया कि इस वक्त अगर ड्यूटीज की जो मियाद है एंटी डंपिंग ड्यूटी की उसको हटाई जाती है तो इसका काफी नुकसान डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 2017 में जांच के बाद सरकार ने ओपल ग्लासवेयर के इंपोर्ट पर जो कि चीन और यूएई से हो रहे हैं उस पर 5 सालों के लिए ड्यूटीज लगाई थी।
जिसकी म्याद 8 अगस्त 2022 को खत्म हो रही है। लेकिन अब DGTR ने ये सिफारिश की है कि इसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया जाए, मतलब इसको 8 अगस्त 2022 से अगले 5 सालों के लिए यानी कि 2027 तक इसको बढ़ाने की सिफारिश की है। तो जाहिर तौर पे इसका फायदा जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को होने जा रहा है और अब आखिरी फैसला जो है इस पर वित्त मंत्रालय को लेना है। और जिस तरह की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं और जिसका हवाला DGTR ने दिया है, इस बात की पूरी संभावना दिख रही है कि वित्त मंत्रालय इसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा सकता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहर बरपा है। उन्होंने इनके करीबियों पर रेड डाली है। ये रेड गोवा मुंबई के कंपाउंड में पड़ रही है और इसके दायरे में दाऊद का छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पार्कर से जुड़े लोग और उसके रिश्तेदार शामिल हैं। आपको बता दें कि मुंबई में टोटल 20 जगहों पर NIA का एक्शन चल रहा है और छोटा शकील, दाऊद गैंग के नज़दीकी और छोटा शकील के साले सलीम फ्रूट को भी अरेस्ट किया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान NIA ने अब्दुल कयूम नाम के एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज।